Greetings everyone. Today we are going to solve worksheet number 1, class 8 from Directorate of Education, GNCT of Delhi. Date is 5th April 2021. Subject is English. So you have to do this worksheet in your English notebook. Write all the details, write worksheet number 1, class 8, date, subject, write your name and write the name of your class teacher. So today we will be doing poem The Ant and the Cricket. Ant सभी को पता है, चींटी, और cricket यानी कि झींगुर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. So let us read the sentences given below. Tick one option that applies to you. आपको 3 sentences given है और आपको हर sentence के आगे 3 options given है. लेट अस सी. ऑप्शन नंबर 1 का मतलब है ऑलवेज, मतलब सेंटेंस पढ़ के अगर आपको लगता है कि आप ऐसा हमेशा करते हैं या नहीं करते हैं तो आप ऑलवेज पे टिक करेंगे. आपको लगता है कभी कभी करते हैं ऐसा, हमारे साथ ऐसा कभी कभी होता है, तो समटाइम्स पे टिक करेंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता तो हम नेवर पे टिक करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. मैं अपना काम हमेशा पूरा करता हूँ, समय पर या पूरा करती हूँ. ऑलवेज, समटाइम्स या नेवर. तो आई होप सभी बच्चे इस पे ऑलवेज पे टिक करेंगे. सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और अपना काम टाइम पे पूरा करते हैं. सेकेंड इज आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज. जो भी काम मैं करता हूँ या करती हूँ तो मैं पहले से ही प्लान कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर. इसमें भी ज्यादातर बच्चों का आंसर ऑलवेज ही होगा. थर्ड, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. जब मैं कोई काम करता हूँ या करती हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं इधर उधर, मेरा ध्यान भटक जाता है. डिस्ट्रैक्ट होना यानी कि भटक जाना. तो कुछ बच्चों के साथ हमेशा होता है, कुछ के साथ कभी कभी होता है और कुछ के साथ कभी नहीं होता. उनका फोकस बहुत ही अच्छा है, तो अकॉर्डिंगली आप टिक करेंगे. नेक्स्ट इज गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट. तो आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जो एक एंट और एक क्रिकेट से रिलेटेड है. और क्या है ये पोएम, इस पोएम के थ्रू क्या कन्वे हो रहा है, लेट अस सी. द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग. इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, वन इज एंट एंड वन इज क्रिकेट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं. तो पिक्चर देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एंट है वो तो मेहनत कर रही है एंड जो क्रिकेट है वो गाना बजा रहा है, उसके हाथ में गिटार है. द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग. क्रिकेट को खेलना कूदना बहुत पसंद था, गाना गाना बहुत पसंद था. ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. वो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग नहीं करता था. When the winters arrive, he has nothing to eat. जब सर्दियां आ गई तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. So he decides to ask the ant for help. तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं ant के पास जाता हूँ और उससे हेल्प लेता हूँ. Now read the first 2 stanzas from the poem and answer the questions that follow. इस पोएम में 2 स्टैंजास हैं. वन बाय वन हम दोनों स्टैंजास को रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या मतलब है. स्टैंजा नंबर 1. A silly young cricket accustomed to sing. accustomed का मतलब क्या होता है? accustomed का मतलब होता है किसी चीज की आदत होना, किसी चीज का यूज टू होना. दैट इज accustomed. तो एक सिली यंग, सिली यानी कि मूर्ख, यंग यानी कि जो काफी जवान हो, जो बूढ़ा ना हो. क्रिकेट मैंने आपको बताया झींगू एक इंसेक्ट है, तो उसको बहुत आदत थी गाना वगैरह गाने की. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे. गे का मतलब है हैप्पी, समर एंड स्प्रिंग. तो उसको हर वक्त, हर सीजन में गाना बजाना बहुत पसंद था. वो खुश रहता था, फन करता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. विंटर यानी कि सर्दियों का मौसम आ गया था और उसकी जो कबर्ड है वो बिल्कुल खाली थी, यानी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब यानी कि मतलब होता है पीसेस, टुकड़े. तो एक भी टुकड़ा खाने का उसके पास नहीं था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. स्नो कवर्ड से क्या मतलब है? स्नो कवर्ड से मतलब है कि बहुत ही ठंड थी, विंटर सीजन आ गया था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. अब फ्लावर्स तो हमें स्प्रिंग सीजन में देखने के लिए मिलते हैं.
विंटर्स में उसको कोई फ्लावर भी नहीं दिख रहा था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, कोई लीफ नहीं थी, कोई पत्ती नहीं थी पेड़ पे. ओह व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी. So now at this moment of time, he was feeling sad. He was feeling unhappy कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. Then stanza number 2. At last by starvation and famine made bold. Starvation यानी कि hunger, भूख. Famine मतलब जब कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं famine. All dripping with wet and all trembling with cold. काफी ज्यादा ठंड हो गई थी, जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हो कि काफी ठंड हो गई है, स्नो हो गई है. Away he set off to a miserly ant. Miserly यानी कि जो कंजूस होते हैं, जो ओपन हार्टेडली चीजें शेयर नहीं कर पाते. To see if to keep him alive he would grant. Grant यानी कि देना. Him shelter from rain. Shelter means a place where a person or any creature lives, and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो वो उसने सोचा कि मैं एंट के पास जाता हूँ और उससे हेल्प लेता हूँ, और वो मुझे शेल्टर प्रोवाइड करेगी, ग्रेन देगी, और वो सिर्फ उससे बोरो करना चाहता था ताकि वो अगले दिन या नेक्स्ट टाइम उसको रीपे भी कर दे, वापस कर दे, चीजें लौटा दे. अगर वो ऐसा नहीं करेगी so he must die of starvation and sorrow. अगर उसको एंट हेल्प नहीं करती है तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा. स्टारवेशन यानी कि हंगर, सोरो मीन्स अनहैप्पी, जब आप खुश नहीं होते. लेट अस डू द क्वेश्चंस नाउ. नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजास. तो बहुत ही आसान है. कैरेक्टर्स के नाम, कौन कौन है दो कैरेक्टर्स इस पोएम में. वन इज एंट, पहला आंसर है एंट, एंड सेकंड इज cricket. Second is cricket. Then second question is why did the cricket complain? हमें सही आंसर को सिलेक्ट करना है, टिक करना है. There was no food in his cupboard. उसकी कबर्ड में कोई फूड नहीं था. He could not sing and dance. वो गा नहीं पा रहा था, वो डांस नहीं कर पा रहा था. He did not like summers. उसको समर्स पसंद नहीं थे. So what is the right answer here? Part A, कि उसकी कबर्ड में कुछ भी खाने के लिए नहीं था. Let us see question number 3. Find 3 words from the first stanza associated with summer and spring. तो इसमें हमें 3 words लिखने हैं first stanza में से जो summer and spring season से related हो. Let us check it. See the second line here. Through the warm, sunny months of gay summer and spring. तो बेटा इस लाइन में से आपको कोई भी 3 words लिखने हैं जो समर एंड स्प्रिंग से रिलेटेड हो. आप वार्म लिख सकते हैं, सनी मंथ्स ऑफ गे, समर, स्प्रिंग, ये वर्ड्स आप यहाँ से कोई भी 3 वर्ड्स लिख सकते हैं. राइट. Then question number 4 is find 2 phrases or lines from the first stanza associated with the start of winters. तो phrases यानी कि group of words, lines जो पूरी लाइन होती है. तो आप इसमें से फर्स्ट स्टैंजा में से आपको कोई ऐसी लाइंस चूज करनी है जो विंटर के स्टार्ट से रिलेटेड हो, जो ये बता रही है कि हाँ विंटर सीजन शुरू हो गया था. तो आप ये वाली लाइन, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड देन ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. इन 4 लाइंस में से आप कोई भी 2 लाइंस अपने आंसर में लिख सकते हैं. नॉट से लेके ट्री तक कोई भी 2 लाइंस लिख सकते हैं. आपके पास 4 लाइंस हैं यहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ विंटर्स के बारे में बता रही हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट. तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है आंसर, कोई भी एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है. तो क्रिकेट ने एंट से क्या हेल्प मांगी थी. फर्स्ट ऑप्शन इज मनी, पैसे मांगे थे. बी पार्ट इज फूड एंड शेल्टर, खाना और रहने के लिए जगह मांगी थी. सी पार्ट इज वार्म क्लोथ, सर्दियों के लिए ऊनी कपड़े मांगे थे. तो हमारा राइट आंसर क्या है, फूड एंड शेल्टर. एज वी ऑलरेडी नो, वी हैव रेड द पोएम वेरी केयरफुली.
Question number 6 is find two words from stanza 2 that are related to shortage of food. Shortage of food मतलब खाने की कमी से related हमें दो words ढूंढने हैं stanza 2 से. So the answer is starvation यानी कि hunger, भूख और famine यानी कि जब खाने की बहुत shortage हो जाती है, destruction हो जाता है, कमी पड़ जाती है, that is. So starvation and famine, these are the two words. The answer for question number 6. Question number 7. From the second stanza, write the rhyming words for. Second stanza में से हमें rhyming words select करने हैं. Rhyming words as we know, जिनकी same sound होती है. जैसे rain. Rain का rhyming word क्या है? Grain. Part B is second part is tomorrow. Tomorrow में आप लिख सकते हैं borrow या फिर आप sorrow भी लिख सकते हैं. Any one you can write. And rhyming word for bold. Bold is cold. So these are the answers for all 7 questions. Now this worksheet is to be continued till next week. So we will continue in the next week. I hope you have understood the poem, you have understood all the question and answers. That is all for today. Be good. Peace out. Take care everyone.